इस दौरान 1937 में जापान ने चाइना पर हमला करके दूसरी जंग अजीम का एशियाई नया जंगी मुहाज खोल दिया, जिससे इन दोनों पार्टीज को एक बार फिर एक दूसरे के करीब आना पड़ा। अपने इख्तलाफात के बावजूद जापानी कब्जे के खिलाफ मुजाहमत के लिए सीसीपी और केएमटी ने एक कमजोर इत्तेहाद यानी सेकंड यूनाइटेड फ्रंट तश्कील दिया। बज़ाहिर दोनों जमातें एक साथ मिलकर जापानी फौज के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों एक दूसरे पर शक, खौफ और सियासी चालाकी से भरपूर थे। कम्युनिस्ट चाहते थे कि जंग के दौरान वो अवामी अमायत हासिल करें और केएमटी को कमजोर करें, और केएमटी चाहती थी कि कम्युनिस्ट सिर्फ जापान से लड़े, ताकतवर ना बने। मगर इन सब के बावजूद जापान के खिलाफ जंग ने कम्युनिस्ट पार्टी को पब्लिक में नया मुकाम दिया, क्योंकि माओ ने इस जंग को दीही इलाकों में कम्युनिस्ट असर रसूख को बढ़ाने, किसानों के दरमियान हमायत पैदा करने और रेड आर्मी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि माओ का कहना था कि जापानी जिल्द की बीमारी है और केएमटी दिल की। माओ ने पहले से ज्यादा जमीन और ज्यादा लोगों को कंट्रोल किया, और 1945 में जापान की हार के बाद कम्युनिस्ट और केएमटी के दरमियान खाना जंगी दोबारा शुरू हुई। लेकिन इस बार माओ तैयार था। उसने अपनी आर्मी का नाम रेड आर्मी से बदलकर पीपल लिबरेशन आर्मी रखा, जो सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि इनकलाब का हथियार बन चुकी थी। उसने वो सब कुछ मुमकिन किया जो कभी सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि उनको एक तरफ तो अवामी हमायत हासिल थी और दूसरी तरफ उनके पास दूसरी जंग अजीम का तजर्बा और इलाकाई सतह पर मुनज़्ज़म गुरिल्ला नेटवर्क था। दूसरी जानिब केएमटी की हुकूमत मुसलसल बिखर रही थी, करप्शन आम थी, इन्फ्लेशन ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी थी और हर तरफ लूट मार, मायूसी और गुस्सा था। बैरूनी सतह पर केएमटी को अमेरिका और कम्युनिस्टों को सोवियत यूनियन की हमायत हासिल थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से दिया गया असला और इमदाद केएमटी के अंदरूनी इंतशार और करप्शन में गर्क हो गया, जिस पर नतीजा ये निकला कि हजारों लोग केएमटी को छोड़कर माओ के साथ शामिल होने लगे। आम किसान, फौजी, हत्ता के कुछ ऑफिसर भी, क्योंकि माओ के पास विजन था और आवाम के लिए नारा, जमीन, इंसाफ और खुददारी।